सदियों से एक कपड़ा दुनिया को उलझाता आया है। एक लिनन अवशेष जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर एक सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति का चेहरा अंकित है। वैज्ञानिकों ने इसे मिथक कहा, विश्वासियों ने इसे प्रमाण माना, लेकिन फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस बहस में प्रवेश किया और जो सामने आया वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं था, सिर्फ एक दाग नहीं था, बल्कि कुछ और भी अजीब था। छिपी हुई ज्यामिति, दोहराए जाने वाले कोड, एक ऐसा डिजाइन जो प्राचीन लेनिन के रेशों में होना ही नहीं चाहिए था। क्या यह संयोग था, चमत्कार था, या कुछ ऐसा जिसे हमें कभी देखने के लिए बनाया ही नहीं गया था? ट्यूरिन का कफन आखिर कौन सा रहस्य अब तक छुपाए हुए है? समय को चुनौती देने वाला यह कपड़ा सिर्फ एक अवशेष नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है। यह लगभग 14 फीट लंबा और 3 फीट से थोड़ा अधिक चौड़ा लिनन है। एक विशेष हेरिंगबोन ट्वेल, बुनाई में बुना हुआ, जो रोशनी को ऐसे पकड़ता है जैसे शांत पानी पर लहरें। इसके सतह पर एक आदमी की धुंधली छवि दिखाई देती है, सिर से लेकर पांव तक, सामने और पीछे दोनों ओर, जैसे कोई शरीर वहां रखा गया हो और फिर बिना कपड़े को मोड़े, बिना सिलवट छोड़े अचानक गायब हो गया हो और पीछे सिर्फ एक छाया छोड़ गया हो। अगर आप ऐसे रहस्यों की गहराई तक जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो आपको हैरान कर देगा। घाव ऐसे दिखाई देते हैं जैसे रेशों में लिखी हुई एक कहानी। कलाई पर निशान जहां कीलें प्रवेश कर सकती थीं, पैरों के पास खून जैसा दाग, एक तरफ अंडाकार निशान जो भाले के वार का संकेत देता है, और सिर पर हल्के गोल निशान जैसे कांटों का ताज दबाया गया हो। चेहरा चिल्लाता नहीं, वह बस ठहरा हुआ है, आंखें बंद, दाढ़ी 2 हिस्सों में बंटी हुई, बाल ऐसे गिरते हुए जैसे कपड़े से थोड़ा ऊपर तैर रहे हों, मानो कपड़ा और छवे कभी एक दूरी जानते थे। इसका पहला दर्ज प्रदर्शन 13वीं सदी में फ्रांस में हुआ, एक छोटे से शहर में जो तीर्थयात्रियों का केंद्र बन गया और संदेहों की परीक्षा स्थली भी। भीड़ इकट्ठा हुई, पुजारी जुलूस में चले। संदेह करने वालों ने आरोप लगाया कि यह चर्च द्वारा रचा गया एक प्रदर्शन है। यह कपड़ा कई हाथों और घरों से गुजरता हुआ अंततः सावोय के शाही परिवार तक पहुंचा और फिर 1578 में इसे ट्यूरिन लाया गया, जहां यह आग, धुएं और बचाव के बीच अपनी लंबी यात्रा जारी रखता रहा। आज ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथेड्रल में एक नियंत्रित वातावरण में सुरक्षित रखा गया है, जहां कांच और इस्पात इसे समय से बचाते हैं और समय इसे निश्चितता से। लेकिन इसकी कहानी को सबसे बड़ा मोड़ 1898 में एक तस्वीर ने दिया। एक वकील सेकेंडोपिया ने अपने कैमरे और प्लेट्स के साथ एक अस्थायी डार्क रूम में काम किया। जब उसने नेगेटिव विकसित किया, उसे धुंधली छवि की उम्मीद थी, लेकिन उसके सामने एक स्पष्ट चेहरा उभर आया। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा दिख रहा था। कपड़े की हल्की छवि फिल्म पर एक मजबूत चित्र बन गई। गाल उभरे हुए, होंठ स्पष्ट, बाल अलग अलग लटों में, और हाथ जो कमर पर क्रॉस किए हुए थे अब आकार और अनुपात में दिखाई देने लगे। यह उलटाव किसी चीज का सीधा प्रमाण नहीं था, सिवाय इसके कि यह छवि रोशनी के साथ ऐसे प्रतिक्रिया करती है जैसे साधारण पेंट कभी नहीं कर सकता। लेकिन इसने पूरी बहस को बदल दिया। यह अवशेष भक्ति से निकलकर एक पहेली बन गया। प्रयोगशाला मंदिर के साथ जुड़ गई। 20वीं सदी के दौरान इस कपड़े पर कई परीक्षण किए गए। रसायनज्ञों ने रेशों को अलग किया और रसायनों से जांचा। सूक्ष्मदर्शी ने इसकी सतह का अध्ययन किया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पाया कि खून जैसे दाग धागों में समाये हुए थे, न कि छवि खून के ऊपर बनी थी। टेक्सटाइल इतिहासकारों ने धागों की बनावट की तुलना मध्य पूर्व के पुराने करघों से की, और पराग कणों के शोधकर्ताओं ने ऐसे कण पाए जो पूर्वी भूमध्य सागर के पौधों से मेल खाते थे। हर नया परिणाम बहस को खत्म नहीं करता था, बल्कि उसे और गहरा कर देता था। कोई भी निष्कर्ष इतना ठोस नहीं था कि आलोचकों को पूरी तरह चुप करा दे, और न ही इतना साधारण कि विश्वासियों को संतुष्ट कर सके। कफन वही करता रहा जो वह हमेशा करता आया है। यह इतना ही प्रमाण देता रहा कि अगला प्रयोग करना जरूरी हो जाए,
छवि स्वयं रंगद्रव्य की तरह व्यवहार करने से इनकार करती रही। कोई बाइंडर लेयर नहीं, कोई ब्रश स्ट्रोक नहीं, किसी भी दिशा में रंग लगाने का कोई संकेत नहीं। धागों के भीतर गहराई तक कोई फैलाव नहीं। रंग परिवर्तन ऐसा लगता है जैसे केवल बाहरी रेशों की सतह पर ही ठहरा हो, जैसे रोशनी ने उसे छुआ हो और फिर उसे वैसा ही छोड़ दिया हो। तीव्रता के आधार पर बनाए गए डेप्थ मैप्स ने एक अजीब संबंध दिखाया। छवि की गहराई और अंधकार मानो शरीर की सतह से दूरी के अनुसार बदल रहे हों। यह एक असाधारण दावा है, लेकिन मापने योग्य भी। यदि कपड़ा नाक और माथे के करीब था और गालों से दूर, तो अंधकार में अंतर होना चाहिए था। गर्मी, वाष्प या रासायनिक प्रतिक्रिया से इस प्रभाव को दोहराने की कई कोशिशें की गईं। परिणाम करीब थे, लेकिन बिल्कुल सटीक नहीं। कफन अद्वितीय बना रहा, यानी वह वहीं था, जबकि सिद्धांत आते गए और जाते गए। फिर उम्र को लेकर विश्लेषण की आग भड़क उठी। 1988 में 3 प्रयोगशालाओं को कपड़े के एक कोने से धागे दिए गए। उन्होंने रेडियो कार्बन मापा और परिणाम प्रकाशित किया। 13वीं से 14वीं सदी के बीच कई लोगों के लिए यह फैसला साफ और अंतिम था। मध्यकालीन उत्पत्ति ने इस रहस्य को एक वाक्य में समेट दिया, लेकिन एक साफ वाक्य भी अपने भीतर एक छुपा हुआ हिस्सा रख सकता है। नमूना उस कोने से लिया गया था जो किनारे के पास था, जहां वर्षों तक छुआ गया, मरम्मत हुई और धुआं भी लगा। सदियों से एक कपड़ा दुनिया को उलझाता आया है। एक लिनन अवशेष जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर एक सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति का चेहरा अंकित है। वैज्ञानिकों ने इसे मिथक कहा, विश्वासियों ने इसे प्रमाण माना, लेकिन फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस बहस में प्रवेश किया और जो सामने आया वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं था, सिर्फ एक दाग नहीं था, बल्कि कुछ और भी अजीब था। छिपी हुई ज्यामिति, दोहराए जाने वाले कोड, एक ऐसा डिजाइन जो प्राचीन लेन के रेशों में होना ही नहीं चाहिए था। क्या यह संयोग था, चमत्कार था, या कुछ ऐसा जिसे हमें कभी देखने के लिए बनाया ही नहीं गया था? ट्यूरिन का कफन आखिर कौन सा रहस्य अब तक छुपाए हुए है? समय को चुनौती देने वाला यह कपड़ा सिर्फ एक अवशेष नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है। यह लगभग 14 फीट लंबा और 3 फीट से थोड़ा अधिक चौड़ा लिनन है। एक विशेष हेरिंगबोन ट्विल बुनाई में बुना हुआ, जो रोशनी को ऐसे पकड़ता है जैसे शांत पानी पर लहरें। इसके सतह पर एक आदमी की धुंधली छवि दिखाई देती है, सिर से लेकर पांव तक, सामने और पीछे दोनों ओर, जैसे कोई शरीर वहां रखा गया हो और फिर बिना कपड़े को मोड़े, बिना सिलवट छोड़े अचानक गायब हो गया हो और पीछे सिर्फ एक छाया छोड़ गया हो। अगर आप ऐसे रहस्यों की गहराई तक जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो आपको हैरान कर देगा। घाव ऐसे दिखाई देते हैं जैसे रेशों में लिखी हुई एक कहानी। कलाई पर निशान जहां कीलें प्रवेश कर सकती थीं, पैरों के पास खून जैसा दाग, एक तरफ अंडाकार निशान जो भाले के वार का संकेत देता है, और सिर पर हल्के गोल निशान जैसे कांटों का ताज दबाया गया हो। चेहरा चिल्लाता नहीं, वह बस ठहरा हुआ है, आंखें बंद, दाढ़ी 2 हिस्सों में बंटी हुई, बाल ऐसे गिरते हुए जैसे कपड़े से थोड़ा ऊपर तैर रहे हों, मानो कपड़ा और छवि कभी एक दूरी जानते थे। इसका पहला दर्ज प्रदर्शन 13वीं सदी में फ्रांस में हुआ, एक छोटे से शहर में, जो तीर्थयात्रियों का केंद्र बन गया और संदेहों की परीक्षा स्थली भी। भीड़ इकट्ठा हुई, पुजारी जुलूस में चले। संदेह करने वालों ने आरोप लगाया कि यह चर्च द्वारा रचा गया एक प्रदर्शन है। ये कपड़ा कई हाथों और घरों से गुजरता हुआ अंततः सावॉय के शाही परिवार तक पहुंचा और फिर 1578 में इसे ट्यूरिन लाया गया, जहां यह आग, धुएं और बचाव के बीच अपनी लंबी यात्रा जारी रखता रहा। आज यह सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथेड्रल में एक नियंत्रित वातावरण में सुरक्षित रखा गया है, जहां कांच और इस्पात इसे समय से बचाते हैं और समय इसे निश्चितता से। लेकिन इसकी कहानी को सबसे बड़ा मोड़ 1898 में एक तस्वीर ने दिया। एक वकील सेकेंडोपिया ने अपने कैमरे और प्लेट्स के साथ एक अस्थायी डार्करूम में काम किया। जब उसने नेगेटिव विकसित किया, उसे धुंधली छवि की उम्मीद थी, लेकिन
उसके सामने एक स्पष्ट चेहरा उभर आया। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा दिख रहा था। कपड़े की हल्की छवि फिल्म पर एक मजबूत चित्र बन गई। गाल उभरे हुए, होंठ स्पष्ट, बाल अलग अलग लटों में और हाथ जो कमर पर क्रॉस किए हुए थे अब आकार और अनुपात में दिखाई देने लगे। यह उलटाव किसी चीज का सीधा प्रमाण नहीं था, सिवाय इसके कि यह छवि रोशनी के साथ ऐसे प्रतिक्रिया करती है जैसे साधारण पेंट कभी नहीं कर सकता। लेकिन इसने पूरी बहस को बदल दिया। यह अवशेष भक्ति से निकलकर एक पहेली बन गया। प्रयोगशाला मंदिर के साथ जुड़ गई। 20वीं सदी के दौरान इस कपड़े पर कई परीक्षण किए गए। रसायनज्ञों ने रेशों को अलग किया और रसायनों से जांचा। सूक्ष्मदर्शी ने इसकी सतह का अध्ययन किया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पाया कि खून जैसे दाग धागों में समाये हुए थे, न कि छवि खून के ऊपर बनी थी। टेक्सटाइल इतिहासकारों ने धागों की बनावट की तुलना मध्य पूर्व के पुराने करघों से की और पराग कणों के शोधकर्ताओं ने ऐसे कण पाए जो पूर्वी भूमध्य सागर के पौधों से मेल खाते थे। हर नया परिणाम बहस को खत्म नहीं करता था, बल्कि उसे और गहरा कर देता था। कोई भी निष्कर्ष इतना ठोस नहीं था कि आलोचकों को पूरी तरह चुप करा दे, और न ही इतना साधारण कि विश्वासियों को संतुष्ट कर सके। कफन वही करता रहा जो वह हमेशा करता आया है। यह इतना ही प्रमाण देता रहा कि अगला प्रयोग करना जरूरी हो जाए। छवि स्वयं रंग द्रव्य की तरह व्यवहार करने से इनकार करती रही। कोई बाइंडर लेयर नहीं, कोई ब्रश स्ट्रोक नहीं, किसी भी दिशा में रंग लगाने का कोई संकेत नहीं, धागों के भीतर गहराई तक कोई फैलाव नहीं। रंग परिवर्तन ऐसा लगता है जैसे केवल बाहरी रेशों की सतह पर ही ठहरा हो, जैसे रोशनी ने उसे छुआ हो और फिर उसे वैसा ही छोड़ दिया हो। तीव्रता के आधार पर बनाए गए डेप्थ मैप्स ने एक अजीब संबंध दिखाया। छवि की गहराई और अंधकार मानो शरीर की सतह से दूरी के अनुसार बदल रहे हों। यह एक असाधारण दावा है, लेकिन मापने योग्य भी। यदि कपड़ा नाक और माथे के करीब था और गालों से दूर, तो अंधकार में अंतर होना चाहिए था। गर्मी, वाष्प या रासायनिक प्रतिक्रिया से इस प्रभाव को दोहराने की कई कोशिशें की गईं। परिणाम करीब थे, लेकिन बिल्कुल सटीक नहीं। कफन अद्वितीय बना रहा, यानी वह वहीं था, जबकि सिद्धांत आते गए और जाते गए। फिर उम्र को लेकर विश्लेषण की आग भड़क उठी। 1988 में 3 प्रयोगशालाओं को कपड़े के एक कोने से धागे दिए गए। उन्होंने रेडियो कार्बन मापा और परिणाम प्रकाशित किया। 13वीं से 14वीं सदी के बीच कई लोगों के लिए यह फैसला साफ और अंतिम था। मध्यकालीन उत्पत्ति ने इस रहस्य को एक वाक्य में समेट दिया, लेकिन एक साफ वाक्य भी अपने भीतर एक छुपा हुआ हिस्सा रख सकता है। नमूना उस कोने से लिया गया था जो किनारे के पास था, जहां वर्षों तक छुआ गया, मरम्मत हुई और धुआं भी लगा। टेक्सटाइल विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि उस हिस्से में बाद में जोड़े गए धागे हो सकते हैं, जो मध्यकालीन मरम्मत का हिस्सा थे। कुछ ने यह भी सवाल उठाया कि नमूने की सफाई कैसे की गई, और कुछ ने कहा, एक ही क्षेत्र पूरे कपड़े का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, खासकर ऐसे कपड़े का जिसने सदियों तक कठिन परिस्थितियां झेली हों। बहस खत्म नहीं हुई, वह बदल गई। यदि तारीख सही है, तो यह छवि एक अद्भुत मध्यकालीन कृति है। यदि तारीख गलत है, तो इसकी उम्र अब भी खुला सवाल है। कपड़ा फिर भी सरल निष्कर्षों में नहीं बंधा, और यही उसका विरोधाभास है जो आज तक हमारे समय में चला आया है। एक ऐसी छवि जो फोटोग्राफी से पहले ही नेगेटिव की तरह व्यवहार करती है। एक सतही प्रभाव बिना किसी रंग द्रव्य के, एक गहराई का संबंध जो स्थानिक जानकारी का संकेत देता है, और एक विवादित उम्र जो शायद उत्पत्ति से ज्यादा नमूने के बारे में बताती है। एक ऐसा मामला जो आस्था और विज्ञान दोनों को आमंत्रित करता है। इसी तनाव के बीच एक नई आवाज आई, न विश्वास न अविश्वास, बल्कि गणना। ऐसी प्रणाली जो उन पैटर्न्स को पढ़ सकती है जो आंख नहीं देख सकती और जिन्हें मन पूरी तरह समझ नहीं सकता। मशीन इस प्रश्न से विचलित नहीं हुई, उसे बेहतर प्रश्न पूछने के लिए बनाया गया था। इस छवि में वास्तव में ऐसा क्या है जिसे हमने अभी तक मापा ही नहीं? यदि फोटोग्राफी ने चेहरा उजागर किया और रसायन विज्ञान ने रेशों को समझा, तो क्या होगा?
जब अराजकता में संरचना खोजने वाली प्रणाली इस लिनन को सुने। तारीख को लेकर विवाद। 1988 का रेडियो कार्बन परीक्षण आधुनिक इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण माना गया, क्योंकि उसने अंत का वादा किया था। ऑक्सफोर्ड, जेरिक, एरिजोना, 3 प्रयोगशालाएं, एक प्रक्रिया, कपड़े का एक टुकड़ा लिया गया, तीनों टीमों में बांटा गया, साफ किया गया, जलाया गया, ग्रेफाइट में बदला गया और फिर मशीनों में मापा गया, जो समस्थानिकों को वर्षों में बदलती हैं। दुनिया ने स्पष्टता की उम्मीद की और 1260 से 1390 के बीच की एक सटीक अवधि मिली। अखबारों ने इसे अंतिम निर्णय कहा। संग्रहालयों ने राहत की सांस ली। कहानी खत्म लगने लगी। लेकिन जिस कोने से नमूना लिया गया था, वह आज पृथ्वी के किसी भी कलाकृति का सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया हिस्सा बन चुका है। नीचे बाईं ओर का वह क्षेत्र जहां अनगिनत हाथों ने छुआ हो सकता है और 16वीं सदी की आग के बाद मरम्मत भी हुई हो सकती है। टेक्सटाइल रसायनज्ञ रेमंड रोजर्स ने तर्क दिया कि उस कोने के रेशे मुख्य कपड़े से रासायनिक रूप से अलग थे। उसमें लिनन के साथ कपास के रेशे मिले थे और ऐसे अवशेष भी जो रंग या मरम्मत से जुड़े हो सकते हैं। यदि वह हिस्सा बाद में जोड़ा गया है तो नमूना आधुनिक समय की ओर झुक जाएगा। परीक्षण के समर्थकों का जवाब था, प्रयोगशालाओं ने सफाई की पुष्टि की थी और समानता की जांच भी की थी, लेकिन विरोध करने वालों का कहना था, असमान मरम्मत पहली नजर में सामान्य लग सकती है, फिर भी रेडियो कार्बन परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती है। यह बहस उसी पतली रेखा में जीवित है जहां आत्मविश्वास और शंका एक दूसरे से मिलते हैं। अन्य वैज्ञानिक तरीकों ने इस चर्चा में प्रवेश किया, रेडियो कार्बन को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए। प्राचीन वस्त्रों में सेलुलोज संरचना पर किए गए वाइड एंगल एक्स-रे स्कैटरिंग विश्लेषण ने कुछ परीक्षणों में मध्यकालीन समय से भी पुरानी तारीखों की ओर संकेत किया। आलोचक चेतावनी देते हैं कि नमी, गर्मी और भंडारण की स्थिति इन परिणामों को बदल सकती है, जिससे माप जटिल हो जाता है और त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। समर्थकों का कहना है, हर विधि में सीमाएं होती हैं और असली महत्व विभिन्न तरीकों के मेल में है, न कि किसी एक परिणाम में। परागकणों का अध्ययन भी इसमें शामिल होता है। लेवांत क्षेत्र के पौधों के कण मिलना यह साबित नहीं करता कि कपड़ा वहीं बना, लेकिन यह संकेत देता है कि वह वहां से गुजरा या संपर्क में आया। जब इसे बुनाई के पैटर्न और जड़ी बूटी अवशेषों के साथ देखा जाता है, तो यह एक अधूरी लेकिन संगत तस्वीर बनाता है, जो प्राचीनता की ओर इशारा करती है, परंतु उसे साबित नहीं करती। इस विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू है पहुंच की सीमा। यह कफन कोई सामान्य प्रयोगशाला नमूना नहीं है, यह एक संरक्षित अवशेष है। नमूना लेना बहुत सीमित और सावधानीपूर्ण होता है, जैसा कि होना भी चाहिए। इसका मतलब है, हर परीक्षण एक छोटे से हिस्से पर निर्भर करता है और यहीं पर संभावना का विज्ञान कठोर हो जाता है। यदि नमूने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो तो पूरा निष्कर्ष बदल सकता है। कुछ धागे एक सिद्धांत बन जाते हैं, एक किनारा एक पूरी सदी तय कर देता है। विज्ञान कहता है, अधिक नमूने लो, हर हिस्से को जांचो। संरक्षक कहते हैं, इसे सुरक्षित रखो, और इन दोनों के बीच बहस और गहरी होती जाती है। यदि 1988 की तारीख पूरी तरह सही है, तो ये कफन एक अद्भुत मध्यकालीन कृति है। लेकिन तब भी छवि कैसे बनी, यह सवाल हल नहीं होता, क्योंकि कोई झात मध्यकालीन तकनीक इस तरह की सतही छवि और स्थानिक गहराई को दोहरा नहीं पाती। और यदि तारीख गलत है, तो संभावना फिर से खुल जाती है और इसमें प्रारंभिक ईसवी शताब्दियां भी शामिल हो सकती हैं। यह साबित नहीं करता कि इस कपड़े में यीशु को लपेटा गया था, लेकिन यह उस प्रश्न को फिर से जीवित करता है जिसे आस्था पूछती है और विज्ञान परखता है। और इसी पुनर्जीवित प्रश्न के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रवेश करती है, एक ऐसे निर्णायक की तरह जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है। ये कपड़े को नहीं छूती, ये डेटा को छूती है। ये पूछती है, बिना एक और धागा काटे हम और क्या जान सकते हैं? एआई कपड़े की उम्र नहीं बता सकती,
लेकिन ये छवि को ऐसे स्तरों पर पढ़ सकती है जहां संरचना शोर से ऊपर उठ जाती है। रंग का परिवर्तन रेशों के भीतर गहराई तक नहीं जाता, ये केवल बाहरी सतह पर रहता है। किनारे मुलायम हैं और धागों की सीमाओं को पार करते हुए एकरूपता बनाए रखते हैं, लेकिन उनके बीच की जगहों को नहीं भरते। यहाँ तक कि लेजर प्रयोग भी लिनन पर इतनी उथली और समान परत को बिना जलाए दोहराने में असफल रहे हैं। अब प्रश्न धार्मिक नहीं बल्कि भौतिक है। कौन सी प्रक्रिया इतनी सटीक ऊर्जा दे सकती है कि केवल ऊपरी रेशों को ही प्रभावित करे, वह भी दूरी के अनुसार एक ग्रेडियंट में? जब शोधकर्ताओं ने विभिन्न स्पेक्ट्रल छवियों को मिलाया तो चेहरे और छाती के आसपास हल्की समरूपता दिखाई दी, जो न कपड़े की सिलवटों से मेल खाती है न कैमरा त्रुटियों से। ये पैटर्न शोर हटाने और नियंत्रण परीक्षणों के बाद भी बना रहा। यदि यह संपर्क से बना होता तो अव्यवस्था दिखती, यदि यह कला होती तो उपकरणों के निशान मिलते। लेकिन यह दोनों में से कोई नहीं लगता। एआई ने कोई नई चीज नहीं बनाई, बल्कि पुराने डेटा में छिपे पैटर्न उजागर किए। चेहरे, धड़ और हाथों में दोहराती ज्यामिति जो बुनावट से मेल नहीं खाती। खून जैसे दाग इस पैटर्न को प्रभावित नहीं करते, जिससे लगता है कि छवि और दाग अलग अलग प्रक्रियाओं से बने हैं। इससे सवाल और गहरा हो जाता है, क्या यह दो घटनाओं का संगम है? कुछ इसे ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ते हैं, लेकिन कोरोना डिस्चार्ज, यूवी या इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल इसे पूरी तरह नहीं समझा पाते। वैज्ञानिक मानते हैं प्रक्रिया अभी अज्ञात है। एआई ने केवल गणना की, न आस्था दिखाई, न अविश्वास। अब सवाल है, क्या यह पैटर्न पूरे शरीर में है? क्या माइक्रोस्कोपी इसे साबित कर सकती है? और क्या नया रेडियो कार्बन परीक्षण विवाद खत्म करेगा? अंततः असली सवाल है, कौन नहीं, कैसे? यह छवि एक नियम का पालन करती है और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। शायद हम इसका कारण खोज लेंगे, या शायद इसे नाम ही नहीं स्वीकार करना होगा। लेकिन एक बात तय है, यह यात्रा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसे रहस्य जानना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला सच सब कुछ बदल सकता है।